दोस्तों, आज के वीडियो में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ADHD, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये भी है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। सब मिला के लगभग 50 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है सिर्फ। वो गलत बोल दिया मैंने। तो बस ये सब है। तो इन सभी मेंटल डिसऑर्डर में सबसे बदतर जो होता है वो होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सारे जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इस मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होता है तो उससे उसका खुद का नुकसान होता है जनरली। बट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो पर्सन इससे पीड़ित है वो डिल्यूजन के स्टेट में जीता है। इसलिए उसे कुछ जनरली नहीं होता है बट वो उसे पता नहीं चलता। और उसके जो सराउंडिंग लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी नर्क से भी ज़्यादा बदतर बन जाती है। तो इसलिए नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर सभी मेंटल डिसऑर्डर का बाप है, सबसे बदतर है मतलब। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है वो डिल्यूजन के स्टेट में जीता है। वो क्या सोचता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वाइस करिंग क्लेवर है, रिच, सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, फेमस, पॉपुलर, जेंटल, सोफिस्टिकेटेड, काइंड, सब कुछ अच्छा, महान और कुछ भी बुरा नहीं है। ऐसे डिल्यूजन के स्टेट में जीता है। उसे ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट है। एंड ऑन दी अदर हैंड दुनिया के बाकी सारे लोग हैं वो कुछ भी नहीं है, मामूली कीड़े हैं। ऐसे डिल्यूजन के स्टेट में जीता है। जनरली इसे साइकोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं ग्रैंडियोसिटी। वो पर्सन खुद को बहुत बड़ा, महान, कुछ जोरदार है, ज़बरदस्त है ऐसा समझता है और बाकी सारे लोगों को खुद की कंपेयर में इंफीरियर समझता है। तो ये इसका एक सिम्टम है, मेन सिम्टम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि इस पर्सन में एम्पैथी बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती, जनरली बिल्कुल भी नहीं होती। बट पब्लिक प्लेस में ये लोग अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। एम्पैथी है ऐसी, जनरली होती नहीं हकीकत में, बट एक्टिंग करते हैं ये लोग ताकि दूसरों की रिस्पेक्ट मिले कि हाँ ये पर्सन तो एम्पैथेटिक है, जबकि हकीकत में नहीं होता। तो एक एम्पैथी ना होना ये एक सिम्टम है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में पाया जाता है। और क्या होता है, अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बहुत सारे डिफरेंट सब टाइप है। फॉर एग्जांपल कोवर्ट नार्सिसिज्म, ओवर्ट नार्सिसिज्म या फिर ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म और मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं बट ये 3 मेन है। तो कोवर्ट नार्सिसिस्ट क्या होता है पता है? हिडन नार्सिसिस्ट उसे कहते हैं। सीक्रेटली नार्सिसिस्ट होता है, तो उसे आइडेंटिफाई करना, ढूंढना पॉपुलेशन में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो ओवर्ट नार्सिसिस्ट या ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होता है उसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि मैंने कहा ना, वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हाई होता है। एक्चुअली ये डिल्यूजन है एक टाइप का, बट वो पता चल जाता है। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एरोगेंट होता है ये पर्सन और इससे आपको पता चल जाता है। ये नॉर्मल वाला एरोगेंस नहीं है, ये नार्सिसिज्म वाला एरोगेंस डिफरेंट ही होता है।
मैं आपको कुछ लोगों के नाम भी बताऊंगा बाद में। तो ये है। तो इसके सिम्टम्स और क्या है? हाँ, ये लोग मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं। मैनिपुलेशन में उनके पास पीएचडी की डिग्री होती है। मतलब लोगों को कंटिन्यूसली मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल कंट्रोल करना, ये नार्सिसिज्म का कोर ट्रेड है। अगर कोई पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसे लोगों को गुलाम बनाना, उसे कंट्रोल करना, उसे मैनिपुलेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसी से ये लोग सर्वाइव करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है वो लोगों को कंटिन्यूसली मैनिपुलेट करता है, उसके अपने नीचे दबा कर रखते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं। ये एक टाइप का एब्यूज़ है। जनरली एब्यूज़ मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, पर कुछ एक्सट्रीम केसेस में फिजिकल लेवल का एब्यूज़ भी होता है। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँगा कि अगर कोई मदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, या फिर फादर, या फिर हस्बैंड या वाइफ, तो उनका रिलेशनशिप का डायनेमिक कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। या फिर उन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है अपनी हस्बैंड या वाइफ के टूवर्ड्स, या अपने चिल्ड्रन को कैसे ट्रीट करते हैं और दूसरे लोगों को, इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मेन गोल ये है कि ये इन्फॉर्मेशन के बाद आप इजीली लोगों को आइडेंटिफाई कर लोगे पॉपुलेशन में, जो लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो ये लोग लोगों को एब्यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, और ये सबटली होता है। तो एक आम आदमी को कभी पता भी नहीं चलता। जनरल ये फैमिली सिस्टम के अंदर होता है, बाहर नहीं। ये लोग कैसे एक्टिंग करते हैं, एब्यूज़ जो भी होता है वो फैमिली सिस्टम के अंदर होता है, और बाहर के जो पर्सन है उन्हें ये कभी पता ही नहीं चलता। उन्हें तो लगता है कि ये पर्सन कितना अच्छा है, जेंटल, सोफिस्टिकेटेड, काइंड, सब कुछ अच्छा और कूल ऐसा लगता है, पर ये एक सोशल मास्क है। सच उससे 180 डिग्री ऑपोजिट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई पेरेंट, फादर या फिर मदर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो सबसे पहला साइन या सबसे पहला रेड फ्लैग जिसे कहता है, बहुत बड़ा और बहुत ही ऑब्वियस, वो ये है कि अगर कोई मदर या फादर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है तो वो अपने बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी है गोल्डन चाइल्ड, दूसरी कैटेगरी है स्केपगोट चाइल्ड, एंड तीसरी कैटेगरी है इनविजिबल चाइल्ड। जनरली इनविजिबल चाइल्ड तभी एग्जिस्ट करता है जब बच्चों की टोटल संख्या, टोटल नंबर 2 से ज़्यादा हो, 3, 4, 5, 6 ऐसा होता है, तभी ये इनविजिबल चाइल्ड कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज गोल्डन चाइल्ड एंड स्केपगोट चाइल्ड ये कॉमन थिंग है, ये कंपलसरी है, ये दोनों तो होते ही है हमेशा। इवन जो सिंगल चाइल्ड होता है उसे भी बारी बारी से कभी गोल्डन बन जाता है तो कभी स्केपगोट चाइल्ड बन जाता है, ऐसे ट्रीट करते हैं। तो जो गोल्डन चाइल्ड होता है वो क्या होता है, सबसे फेवरेट होता है, क्राउन प्रिंस या क्राउन प्रिंसेस जिसे कहते हैं, वो होता है। उसकी सारी गलतियां माफ़, उसे बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ करते हैं कि ये तो तुम कितना स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वाइस, कनिंग, क्लेवर हो, टैलेंटेड हो, ये हो वो हो, सब कुछ उसमें सब कुछ अच्छा होता है और कुछ भी बुरा नहीं होता है। ये गोल्डन चाइल्ड होता है नार्सिसिस्टिक मदर या फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्केपगोट चाइल्ड होता है उससे 180 डिग्री ऑपोजिट। जो स्केपगोट चाइल्ड होता है उसे कंटिन्यूसली टॉन्ट मारते हैं, अपमान करते हैं, नफरत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इग्नोर करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, बिट्रे करते हैं, यूज एंड थ्रो करते हैं, किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये स्केपगोट चाइल्ड होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो गोल्डन चाइल्ड है उसमें कुछ भी बुराई नहीं दिखती, सब कुछ अच्छा होता है, परफेक्ट होता है गोल्डन चाइल्ड। तो ये है। और जो इनविजिबल चाइल्ड होता है उसका दूसरा नाम है लॉस्ट चाइल्ड। तो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, जैसे उसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मान लीजिए आपके घर में 5 लोग रहते हैं और आप ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये एक पर्सन है, इसे कम्प्लीटली इग्नोर करो, जैसे इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसे कैसी फीलिंग होगी।
बस एग्जैक्टली इसी तरह जो इनविजिबल चाइल्ड होता है उसे कम्प्लीटली एंड परमानेंटली इग्नोर करते हैं। और गोल्डन और स्केपगोट चाइल्ड के साथ जो मैंने बताया वैसा होता है। तो इसकी इम्पैक्ट क्या होती है बच्चों पर? जनरली जो बच्चे ऐसे फैमिली में इनका ग्रोथ हुआ होता है, उन लोगों का सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली लो होता है। और जब आपका सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली लो होगा तो आपके सराउंड जो भी लोग हैं, जैसे स्कूल में, बाद में कॉलेज यूनिवर्सिटी में, या फिर वर्क प्लेस में, या घर के बाहर कहीं भी, लोग आपको एब्यूज़ एंड एक्सप्लॉइट करेंगे आसानी से। कभी कभी आपको समझ में भी आ रहा है कि लोग कर रहे हैं हमें एब्यूज़ एंड एक्सप्लॉइट, पर आप में ना बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली लो होता है। ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं ये इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, किसी भी तरह का इमोशनल सपोर्ट उनके बच्चों को नहीं देते हैं। तो बच्चे विदाउट एनी इमोशनल सपोर्ट, कैरिंग एंड लविंग, विदाउट एनी इमोशनल सपोर्ट वो ग्रो होते हैं। तो उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में होते हैं। वो छोटी उम्र में ही क्या समझ जाते हैं कि लव इज़ कंडीशनल। तो बेसिकली ये यहाँ क्या होता है कि जैसे अंग्रेज़ों ने हम इंडियंस के साथ क्या किया था, डिवाइड एंड रूल, वैसे ही ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों को डिवाइड एंड रूल की सिस्टम से ट्रीट करते हैं। एक गोल्डन और एक स्केपगोट, दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि माँ बाप का प्यार अफेक्शन पाने के लिए, उनका अटेंशन पाने के लिए। तो ये नार्सिसिस्टिक मदर और फादर ऐसी कंडीशन में बच्चों को रखते हैं कि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ ही कम्पीट करते हैं। तो फिर क्या होता है इवेंचुअली, जब ये बच्चे स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़े होते जा रहे हैं और फिर बड़े हो जाते हैं 15, 20, 25, 30 साल के, तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। अपने सिबलिंग ही एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि उनके मदर फादर ने यही तो सिखाया है। और बदले में क्या मिलता है कि मदर फादर को अटेंशन मिलता है बच्चों का पूरा। ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन होता है। तो दुनिया के सभी नार्सिसिस्ट ये करते हैं। और क्या होता है कि जो नार्सिसिस्टिक मदर और फादर होते हैं वो जनरली कपल कैसे होते हैं कि या तो हस्बैंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है या फिर वाइफ, आपके दोनों ही पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो, ऐसा रेयर है। इम्पॉसिबल नहीं है बट रेयर है। तो बेसिकली इस फैमिली डायनेमिक में क्या होता है कि जो गोल्डन चाइल्ड बच्चा होता है वो बड़ा होकर गुलाम बनता है अपने नार्सिसिस्टिक मदर या फादर का, जो भी हो। और जो स्केपगोट चाइल्ड है वो जैसे कि मान लो एक प्रिजन से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है और फिर इवेंचुअली अपनी लाइफ जीता है। तो हमेशा ऐसा होता है मेजॉरिटी केस में। और बाद में क्या होता है कि ये दोनों ही बच्चे, स्केपगोट या फिर गोल्डन चाइल्ड बच्चे, बड़े होकर खुद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। जनरली जो गोल्डन चाइल्ड होता है वो 99% केसेस में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बनता है। स्केपगोट चाइल्ड के साथ भी यही होता है, पर वो उसकी बचने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इन कंपेयर टू गोल्डन चाइल्ड। तो ये होता है इस फैमिली सिस्टम में। तो आइडेंटिफाई कैसे करें आप कि आपकी मदर या फादर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है या नहीं? तो ये सबसे बहुत बड़ा रेड फ्लैग ये है, या फिर सबसे बड़ा क्लू, कि क्या आपको कभी भी एक सेकंड के लिए भी ये महसूस हुआ है कि आपकी मदर या आपके फादर आपकी कंपेयर में आपके छोटे या बड़े भाई बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आपके छोटे या बड़े भाई बहन की कंपेयर में आपको ज़्यादा प्यार करते हैं? ऐसा कभी भी महसूस हुआ है एक सेकंड के लिए भी? अगर ये हुआ है तो इसे बहुत ही सीरियसली लेना, क्योंकि ये नार्सिसिज्म का बहुत ही बड़ा साइन है, सबसे बड़ा साइन ये है। मदर और फादर का लव बच्चों के लिए अनकंडीशनल होना चाहिए और वो इक्वल होना चाहिए। अगर एक बच्चा ज़्यादा प्यारा है और दूसरा नहीं है या दूसरे से नफरत है, तो ये बहुत बड़ा क्लू है, साइन है
कि वो मदर या फादर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जनरली मदर या फादर दोनों में से कोई एक ही पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, दोनों ही नहीं, बट रेयर केस में दोनों ही होते हैं, ऐसा होता है। मेरे नाना नानी की केस में ये हुआ था, दोनों ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गंभीर रूप से बीमार थे। तो ऐसा होता है और बच्चों की हालत बहुत बुरी होता है ऐसे फैमिली डायनेमिक्स में। बच्चों का सारा ध्यान अपने पेरेंट्स का अटेंशन गेन करने में ही चला जाता है। क्या होता है बेसिकली कि बच्चे वो नादान होते हैं, नासमझ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कुछ, तो वो अपने पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, उनका अटेंशन गेन करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अटेंशन किसको मिलता है? जो ज़्यादा स्मार्ट है या कुछ अचीव करता है, जैसे कि स्कूल में फर्स्ट रैंक के साथ पास होता है या कोई और टैलेंट है वो दिखाता है, जैसे सक्सेस मिलती है ऐसा, उसे अटेंशन मिलता है। तो जनरली बच्चे, सिबलिंग्स एक दूसरे के साथ कंपैरिजन एंड कंपटीशन करते हैं छोटी एज से ही, मदर एंड फादर का अटेंशन गेन करने के लिए। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, वो कहने के लिए तो पेरेंट होते हैं, 25 30 40 50 60 साल के होते हैं, पर एक बहुत बड़े बच्चे होते हैं, मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली मैच्योर नहीं होते, बच्चे ही होते हैं, एक बड़ा बच्चा समझ लो आप। तो ये है। और क्या बताऊँ नार्सिसिज्म के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो ये किससे होता है और कैसे होता है कि जनरली मदर या फादर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, फिर वो अपने बच्चों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत ही गंदी तरह से रेज करते हैं, और इसलिए वो बच्चे बड़े होते हैं तब तक मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली कम्प्लीटली टूट जाते हैं। और ये ब्रोकन बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और वो फिर से अपने बच्चों को एग्जैक्टली उसी तरीके से रेज करते हैं जैसे उनके माँ बाप ने किया था। तो ये एक पैटर्न है जो अनकॉन्शियस लेवल पर होती है, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इसे जनरेशनल नार्सिसिज्म या फिर जनरेशनल ट्रॉमा भी कहते हैं। तो ब्रोकन पीपल रेज ब्रोकन चिल्ड्रन, और फिर वो ब्रोकन चिल्ड्रन है, फिर से बड़े होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं वो, और अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं, और ये चलता ही रहता है कई जनरेशन तक। तो ऐसे बस पूरी फैमिली बर्बाद होती है। और ये कितना कॉमन है नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर? तो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इंडिया के कल्चर में ही नार्सिसिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है उसका, बहुत बड़ा रोल है नार्सिसिज्म का। हमारा इंडियन कल्चर एक्सट्रीमली नार्सिसिस्टिक है। और तो ये थिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती रहती है। ये ख़त्म कैसे होती है? जब कोई बच्चा शादी नहीं करता है या फिर शादी उसकी नहीं होती है और बच्चे पैदा नहीं करता है, तो ऐसे ये साइकिल रुक जाती है। या फिर कोई कॉन्शियस लेवल पर ये जान लेता है, समझ लेता है कि क्या हुआ है उसकी फैमिली में, उसके मदर फादर और ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर्स के साथ, तब जाकर ये रुकता है, तब तक ये रुकता नहीं। तो हमारे इंडिया में ये कितना कॉमन है, लगभग 10 में से 8 फैमिली में ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, और इस मेंटल डिसऑर्डर ने पूरा के पूरे परिवार कई जनरेशन तक बर्बाद किए है। ये मेरे फैमिली में भी हुआ है, और मेरे सराउंड में इतनी आसानी से देख सकता हूँ ये कि बहुत सारे फैमिलियों में, जैसे कि मैंने कहा 10 में से 8 फैमिली में ये हुआ है, इतना कॉमन है। डॉक्टर रामानी दुर्वासुला है, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो यूएसए में रहती है, वहीं पर बॉर्न हुई थी, इंडियन ओरिजिन की है, वो लॉस एंजल्स में रहती है। तो उनका क्या कहना है कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इतनी बड़ी थिंग है कि इसे एक पैंडेमिक घोषित कर देना चाहिए। इतनी बुरी हाल है कि लॉस एंजल्स में जहाँ पर वो रहती है, वहाँ पर एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। इतना बुरा हाल है देश का और दुनिया का। तो ये सब होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित, ये लोगों को अब्यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं जनरली अपने स्पाउस को और चिल्ड्रन को, और ये सब कुछ कम्प्लीटली अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट है, अच्छे हैं, सही है, और जैसे बिहेव करना चाहिए वैसे करते हैं, बट ऐसा होता नहीं। उनकी ये टोटली सब कुछ ये जो हो रहा है वो अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो ये कर रहे हैं।
इनफैक्ट वो समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छे पेरेंट हैं। तो ये है सब। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है मैंने बताई कि ये फादर मदर खुद डैमेज है, ब्रोकन है, और ये फिर बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनके बच्चों में भी ये बस ये बुरी हैंडलिंग से या बुरी ट्रीटमेंट से गलत तरीके से रेज करते हैं बच्चों को, इसलिए वो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बनते हैं, विक्टिम बनते हैं, और फिर वही वो लोग जब पेरेंट्स बनते हैं तब ये पैटर्न फिर से रिपीट करते हैं। अब यहाँ पर दो एक्सट्रीम केस है। नार्सिसिज्म का एक्सट्रीम ऑपोजिट थिंग है एक्सट्रीमली एम्पैथ। वो पर्सन जो एक्सट्रीमली एम्पैथेटिक है वो नार्सिसिज्म का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो जो जनरली क्या होता है घर में, अगर एक बच्चा जो जनरली गोल्डन चाइल्ड वो नार्सिसिस्टिक होता है या नार्सिसिस्टिक बन जाता है, तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट दूसरा बच्चा जनरली स्केपगोट चाइल्ड बट नॉट ऑलवेज, वो एम्पैथेटिक पर्सन होता है, उसकी एम्पैथी बहुत ही हाई अमाउंट में होती है। तो वो क्या होता है कि वो बच्चा जब बड़ा होता है तब दूसरे नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करता है, और वो अपना स्पाउस, अपना पार्टनर ऐसे पर्सन को चूज़ करता है जनरली, या फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है, ऐसे पर्सन को चूज़ करता है एज अ लाइफ पार्टनर कि जो वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित हो। मतलब एम्पैथ नार्सिसिस्ट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित पर्सन एम्पैथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरह। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है। तो एम्पैथ चाइल्ड है वो बड़ा होकर नार्सिसिस्ट से शादी करता है, और नार्सिसिस्टिक है वो एम्पैथ से शादी करता है। तो ये पैटर्न फिर से रिपीट होती ही रहती है, क्योंकि दोनों का सेल्फ एस्टीम कम होता है, बहुत ही लो होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी। पर नार्सिसिस्ट क्या करता है कि डिल्यूशन के स्टेट में चले जाते हैं। इनफैक्ट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक कोपिंग मैकेनिज्म है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जब सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली लो है तो आप उसे एग्जैगरेट करते हैं, लोगों को दिखाया नहीं मैं तो सबसे स्मार्ट हूँ, सबसे बेटर हूँ। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो पेरेंट्स जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है वो अपने गोल्डन चाइल्ड को रेज करते हैं। कैसे करते हैं कि उसका ईगो होता है उसे इन्फ्लेट करते हैं, दिन में 10 बार उसकी प्रेज करते हैं कि तुम तो कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने वाइज कनिंग क्लेवर हो, कितने ब्यूटीफुल हैंडसम अट्रैक्टिव हो, कितनी ज़्यादा टैलेंट है, जल्दी जल्दी सीख लेते हो, ये सब ऐसा बार बार कहते हैं। तो वो बच्चा होता है वो नार्सिसिस्टिक बन जाता है उनकी मदर फादर की तरह, कि वो ये समझता है कि हाँ मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, और मेरे सराउंड बाकी सारे जो स्टूडेंट है बच्चे वो तो कुछ भी नहीं है। और ये डिल्यूजन के स्टेट में ही रहता है हमेशा। कब तक? 30 40 50 60 70 80 साल का नहीं हो जाता तब तक, जब तक उसे कॉन्शियस लेवल पर ये समझ में नहीं आता तब तक। तो उससे उसकी खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद होती है, और दूसरों को भी ये हर्ट करता है, एब्यूज़ करता है, एक्सप्लॉइट करता है। एक बहुत बड़ा साइन है डिसफंक्शनल फैमिली का। ऐसे फैमिली को डिसफंक्शनल फैमिली कहते हैं। क्या आपने अपने सराउंडिंग ऐसे लोगों को देखा है कि जो 25 30 35 40 50 साल के हो गए अभी भी मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली इमेच्योर है, बच्चे हैं, शादी की नहीं या फिर शादी हुई नहीं, कोई काम धंधा नौकरी कुछ करते नहीं, इकोनॉमिकली कम्प्लीटली मदर या फादर पर डिपेंडेंट है, और उनके साथ ही रहते हैं, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बच्चे कुछ भी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, अकेले, ऐसा देखा है। ये एक बहुत बड़ा साइन है, क्लू है, रेड फ्लैग है। अगर ऐसा पर्सन दिखे आपको तो समझ लेना कि वो नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ का विक्टिम है। हमेशा ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल जापान में एक टाइप के लोग होते हैं जिसे कहते हैं हिकिकोमोरी। वो घर से बाहर नहीं निकलते, अपने पेरेंट के हाउस में ही रहते हैं, उनके साथ बेसमेंट में रहते हैं, काम नहीं करते, दोस्त नहीं होते, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते इन जनरल, बस उनके साथ अकेले अकेले पड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही बस ऐसे साइन कहीं पर भी दिख जाए तो समझ लेना कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के उसके जो डिसऑर्डर है उसके विक्टिम है, एब्यूज़ के विक्टिम है ये है। तो बस ये बात है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कोई भी दवा नहीं है। उसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, वो आपको आपका काउंसलिंग करेगा, बस यही एक है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि अवेयरनेस। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपने जान ली, समझ ली, तो आपको भी पैटर्न दिखेगी आपके सराउंडिंग। आप एक बार मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया और कंसेप्ट समझ लिया नार्सिसिज्म का, तो आपको चारों तरफ दिखेंगे कि चारों तरफ कितने सारे लोग हैं जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित वाइफ या हस्बैंड उसके स्पाउस के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित वाइफ या हस्बैंड अपने स्पाउस को अब्यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जनरली ये अब्यूज़ मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर होती है। फिजिकल भी होती है कुछ एक्सट्रीम केसेस में, पर जनरली मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल लेवल पर होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ हकीकत में क्या होता है। कुछ टाइम पहले टीवी पर मैंने एक ऐड देखी थी, ग्लूकोज पाउडर की ऐड थी, ग्लूकॉन डी। तो उसमें क्या दिखाया कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और ऊपर सूरज होता है, वो चमक रहा है। सूरज एक बच्चे के शरीर में स्ट्रॉ डालकर उसकी सारी एनर्जी चूस लेता है और फिर वो बच्चा थक जाता है और फिर एक जगह जाकर बैठ जाता है। फिर वो ग्लूकोज पाउडर पीता है, उसमें ताकत आ जाती है और फिर से खेलता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह जो पर्सन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, वो अपने स्पाउस या और अपने बच्चों में क्या करते हैं कि ऐसे स्ट्रॉ में डालकर उनकी लाइफ एनर्जी, जिसे कहते हैं वाइटल एनर्जी, जो आपको जिंदा रखती है, जो आपकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे वो सारी चीज़ें जो लाइफ में आपको अच्छी लगती है उस एनर्जी को चूस लेते हैं, वैम्पायर की तरह। जैसे वैम्पायर आपके शरीर से खून चूस लेता है और फिर आप मर जाते हैं, वैसे ही ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित लोग अपने सराउंडिंग जितने भी लोग होते हैं, स्पेसिफिकली अपने स्पाउस एंड चिल्ड्रन, उसमें एनर्जी, ऐसे लाइफ एनर्जी उनकी चूस लेते हैं। और इसलिए जो स्पाउस और बच्चे होते हैं वो जिंदा लाश की तरह हो जाता है। कहने के लिए वो जिंदा होते हैं पर उनका सेल्फ एस्टीम एक्सट्रीमली लो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सट्रीमली लो होता है और बस मियरली जिंदा होते हैं, ज़ॉम्बी की तरह। वो कुछ कर नहीं पाते। फिर ये सब कुछ इवेंचुअली क्या होता है कि बड़े हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, डिफरेंट टाइम के मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि बाइपोलर या बॉर्डर लाइन या स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब होता है इन बच्चों को, इन लोगों को इवेंचुअली। ज़रूरी नहीं कि ये सारे मेंटल डिसऑर्डर सिर्फ नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ की वजह से ही होता है, बट नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ की वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं, लिटरली होते हैं। ये मैंने देखा है। बहुत सारे जो विक्टिम होता है, एब्यूज़ के विक्टिम, उन्हें ये सारे डिसऑर्डर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, बॉर्डर लाइन, या फिर एक है और क्या नाम उसका, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या उसका दूसरा नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये सब तब होता है जब आपकी साइकी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तब ये सब होता है। तो बेसिकली बस ये सब है नार्सिसिज्म के। तो आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। और अब एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, ये वो लोग हैं जो डिसऑर्डर लेवल पर पीड़ित है, इतने डिसऑर्डर लेवल पर पीड़ित है। तो ये तो क्लिनिकली बीमार है, लिटरली इन्हें बचाया नहीं जा सकता, इनका कुछ नहीं किया जा सकता। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एग्जिस्ट करती है, पर ये लोग लेते नहीं ट्रीटमेंट, तो और कोई इलाज नहीं है। पर बाकी का टाइप होता है ना, उसमें नार्सिसिज्म के कुछ ट्रेट होते हैं पर डिसऑर्डर लेवल पर बीमार नहीं होते। और नार्सिसिज्म में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो डिफरेंट फील्ड में जो बड़े लोग होते हैं, फेमस पॉपुलर लोग,
जनरली कॉरपोरेट वर्ल्ड में या फिर ऐसी फील्ड जिसके साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ होता है, वहाँ ये नार्सिसिस्ट लोग बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होते हैं। नार्सिसिज्म आपको हेल्प करता है रिच एंड सक्सेसफुल पर्सन बनने, क्योंकि इनके कोई मोरल्स एंड एथिक्स के स्टैंडर्ड एक्सट्रीमली लो होते हैं, दूसरों को अब्यूज एंड एक्सप्लॉइट करते हैं, दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए इनका सक्सेस का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बड़े बड़े कंपनी के CEO जो होते हैं, हमारे एक्टर्स, क्रिकेटर्स और दूसरी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उसमें नार्सिसिज्म का अमाउंट बहुत ही हाई होता है। मैं आपको कुछ लोगों के नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हेमा मालिनी है, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, और दूसरा जिस एक्टर है मुकेश खन्ना, शक्तिमान का रोल प्ले किया है, वो दोनों नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गंभीर रूप से बीमार है। मैं शरत लगा कर कह सकता हूँ। इनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, इनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है मैंने। और एक और है हेमा मालिनी का लव, मतलब उसका लव इंटरेस्ट नहीं, पर हेमा मालिनी को जिसने प्रपोज किया था उस जमाना में, उसका नाम भूल गया। शोले फिल्म में जो ठाकुर का रोल प्ले किया है उसका नाम भूल गया है उस एक्टर का, हरीलाल जो उसका ओरिजिनल नाम था, बट उसका स्टेज नेम कुछ और था। वो भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित था। तो ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार है, नरेंद्र मोदी है, डोनाल्ड ट्रंप है। ये तीनों में नार्सिसिज्म के बहुत सारे ट्रेट दिखते हैं, पर वो डिसऑर्डर लेवल पर बीमार है या नहीं, वो मैं शरत लगा कर नहीं कह सकता। बट हेमा मालिनी, मुकेश खन्ना एंड संजीव कपूर, नहीं, उस एक्टर का नाम ऐसा ही कुछ था जो ठाकुर का रोल प्ले किया था शोले फिल्म में, ये तीनों तो शरत लगा कर कह सकता हूँ कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित थे या है। तो ये बहुत ही कॉमन है, एक्सट्रीमली कॉमन है। हाँ, और ये लोग आपको किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन की डिफरेंट टैक्टिक्स होती है। तो एक टाइप होती है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग में क्या होता है कि आपका जो एब्यूज़र होता है वो आपकी मेमोरीज़ को भुला देता है। मतलब वो कहता है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, आप याद करके कहते हैं कि तुमने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया था या उस बार उस दिन ऐसा किया था, तो ये आपको भुला देते हैं, नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भूल गए हो, या तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। फिर कुछ टाइम बाद आपको क्या होता है, विक्टिम को, कि हाँ सच कह रहा है, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई। तो ये एक टाइप का एब्यूज़ होता है, एक टाइप का मैनिपुलेशन होता है, जिसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहता है गैस लाइट। दूसरा टाइप होता है स्मीयर कैंपेन कहते हैं जिसे। तो स्मीयर कैंपेन में क्या होता है कि आपके सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होकर सब आपको अब्यूज़ करते हैं साथ में, या फिर आपका नार्सिसिस्टिक अब्यूज़र जो होता है वो लोगों को आपकी पीठ पीछे कहता है कि ये तो ऐसा है वैसा है, ये किया वो किया, और सबको आपके अगेंस्ट कर देता है और आप अकेले हो जाते हैं और सब आपको मिलकर डांटते हैं। क्या कभी फैमिली गैदरिंग में ऐसा हुआ है कि आप अकेले हैं एक साइड पर और पूरी फैमिली आपको टॉन्ट मार रही है, अपमान कर रहे है, कुछ ना कुछ कह रहे, सुना रहे, तुम तो ये हो वो हो, ऐसा किया है, और आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है? तो ये नार्सिसिज्म एक टाइप की एब्यूज़ का एक प्राइम एग्जाम्पल है, इसे कहते हैं स्मीयर कैंपेन। और भी एक टाइप होती है घोस्टिंग। घोस्टिंग भी एक नार्सिसिज्म का ट्रेट ही है, एक तरह की एब्यूज़ ही है। घोस्टिंग में क्या होता है कि पर्सन सडनली आपसे कोई भी रीज़न बताए बिना बात करना बंद कर देता है, इग्नोर करता है एक लंबे टाइम के, कंप्लीटली या परमानेंटली। जनरली ये रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके साथ ब्रेकअप कर देता है सडनली, बिना कुछ बताए। सब जगह पर आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर देता है, आपका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता है, व्हाट्सएप पर, सब जगह पर, और उसका रीज़न भी नहीं बताया। आप सोचते हो कि क्या हुआ है, अचानक सडनली ऐसा क्या हुआ। तो इस रीज़न से आपको पेन होता है और आपके पेन पर थ्राइव करते हैं ये नार्सिसिस्टिक लोग, उन्हें उसमें मज़ा आता है। तो घोस्टिंग ये भी एक एब्यूज़ का टाइप है, और ये भी नार्सिसिज्म की कैटेगरी के, नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ के कैटेगरी में आती है। तो ये है। तो इस तरह से ये एब्यूज़ एंड एक्सप्लॉइट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो इससे बचा कैसा जाए? तो अगर आप एक विक्टिम हैं तो बचने का तरीका ये है कि जो भी पर्सन, आपका हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, मदर या फादर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, या आपको पता चल गया, समझ में आ गई ये पैटर्न, तो उससे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करो और इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करो। फिजिकली उनसे 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ किसी और शहर में,
और उससे नो कांटेक्ट कर दो, किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं, उसे सब जगह ब्लॉक कर दो, कोई रिलेशन नहीं, ऐसे कर दो, उसे दूर चले जाओ और इमोशनली भी उससे डिटैच हो जाओ। इसे ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। ग्रे रॉक मेथड एक कोपिंग मैकेनिज्म है, साइकोलॉजिकल कोपिंग मैकेनिज्म, जहाँ पर पर्सन जो विक्टिम है वो क्या करता है कि इनडिफरेंट हो जाता है कि सामने वाला पर्सन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है वो कुछ भी कहे या बोले तो एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, कोई रिएक्शन मत दो किसी भी टाइप का। ये ग्रे रॉक मेथड है, ये आपको अप्लाई करनी चाहिए अगर आपके सराउंडिंग कोई है, मदर या फादर, हस्बैंड या वाइफ, तो ग्रे रॉक मेथड का यूज़ कर सकते हो, ये एक वेपन की तरह। दूसरी बात यह है कि जो नार्सिसिज्म के विक्टिम होते हैं, एब्यूज़ के विक्टिम होते हैं, इन लोगों की पर्सनल बाउंड्री बहुत ही ब्लर होती है। तो आपको क्या करना है कि बाउंड्री क्रिएट करना है कि आप मुझे इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते, आप मुझे मिसट्रीट नहीं कर सकते। अगर मेरे साथ बात करनी है या रिलेशन रखना है तो आपको कुछ मेरी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, या फिर ये नहीं कर सकते आप, ऐसा बाउंड्री बनानी होगी। उसे अब्यूज़ मत करने दो आपको, ये एक तरीका हो। और सबसे बेस्ट तो इस पर्सन से दूर ही चले जाओ फिजिकली, वो सबसे बेस्ट है। नो कांटेक्ट सबसे बेस्ट है। बट अगर आप ये नहीं कर सकते तो ग्रे रॉक मेथड है, इसके बारे में आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सब है कुछ स्ट्रेटेजी जिससे आप बच सकते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सन से। तो बस इतना ही बताता हूँ आज के वीडियो में, और कुछ है नहीं या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कुछ मुझे लगा बताने लायक तो बता दूंगा। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ कि ये टर्म कैसे कॉइन की गई, नार्सिसिज्म। तो एक ग्रीक स्टोरी थी, कोई पर्सन था, एक आदमी था जिसका नाम नार्सिसस कैसा कुछ था, और वो खुद से ही इतना प्यार करता था कि पानी में खुद की जो परछाई होती है देखता है और उसे प्यार हो जाता है और वहीं डूबकर फिर मर जाता है, ऐसी कुछ स्टोरी है। तो उसके और फिर वो फूल फ्लावर बन जाता है, ऐसा कुछ है, कोई ग्रीक स्टोरी है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता डिटेल में, पर ऐसा कुछ है। तो इससे नाम से नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आया है। अगर मुझे कुछ और नई बात याद आएगी तो मैं आपको बताऊंगा दूसरे वीडियो में, फिर इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। एक और बात दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग और सही लगे तो इसे शेयर करिए लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स सबके साथ, ताकि सोसाइटी में इसकी अवेयरनेस बढ़े नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो बस इतना ही, थैंक यू।